My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक पेपर है एजू बी एड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका नाम है अर्थात एजू बी एड 103 बाल्यावस्था एवं विकास। इसके लिए जो प्रथम बैच था सेमेस्टर सीबीएसई सिस्टम का, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 23 फरवरी 2022 को। तो 23 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसको हम सभी लोग इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर आया था वो दो सेक्शन में था, दो भागों में था, दो खंडों में था। एक था व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव और दूसरा था ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे, व्याख्यात्मक कौन कौन से प्रश्न आए थे, कौन कौन से बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे बाल्यावस्था में विकास के पेपर में, और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए एजू बी एड 103 बी एड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि 4 क्रेडिट का पेपर है सीबीसीएस मोड में। सबसे पहले आपको देखिए इंस्ट्रक्शन है, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र 2 भागों में है। खंड व्याख्यात्मक है जो कि 15 अंकों का होगा एवं खंड ब बहुविकल्पी 60 अंकों का होगा। खंड अ परीक्षा के अंत में जमा कर लिया जाएगा एवं खंड ब का उत्तर पत्रक या ओएमआर शीट जमा होगा। The question paper is in 2 sections. Section A descriptive will be 15 marks and section B objective will be of 60 marks. Section A will be deposited at the end of the examination and answer sheet, that is OMR of section B will be deposited. तो ध्यान देने वाली बात है कि 2 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन जो है वो खंड अ है, व्याख्यात्मक है, जिसके लिए आपके पास 1 घंटे का समय है, जिसमें अधिकतम 15 अंक हैं। तो 15 अंक हैं, 1 घंटे का समय है। ये आपकी देखिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर, रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है। इंस्ट्रक्शन है, नोट है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो क्या है, समान है। चूंकि यह 15 नंबर का जो पेपर है सेक्शन ए, तो इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5-5 नंबर का होता है। 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें सबसे जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर्स। पहला जो प्रश्न कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो इसको आपकी परिभाषा डेफिनेशंस लिख देनी है। कोई भी 1, 2, 3, 4 डेफिनेशन जो आपको याद उसको लिखना है, उसको कंक्लूड कर देना है। और सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, या एक शिक्षक के लिए, अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। शिक्षा मनोविज्ञान की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए और उसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। कोई भी एक मेथड्स आप लिखिए और उस मेथड्स को लिखने के बाद उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, या किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उन प्रमुख विशेषताओं को आपको पॉइंट वाइज हेडिंग डाल के लिख देना है। प्रश्न संख्या 4 है डिस्कस द पियाजेसियन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं, उन 4 अवस्थाओं को आपको हेडिंग डाल के लिख देना है और उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, या अधिगम की क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत का आपको डिटेल में वर्णन करना है इस प्रश्न में। और अंतिम प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन, हाउ विल यू मोटिवेट द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सिचुएशन। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं और कक्षा परिस्थिति में आप विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करेंगे। तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन को डिफाइन करना है, उसका अर्थ बताना है, और उसके उपरांत हाउ विल यू मोटिवेट द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सिचुएशन, या कक्षा परिस्थिति में आप विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करेंगे, उसको आपको पॉइंट वाइज
लिख देना है। और इसको लिखने के लिए आपके पास कुछ स्पेस दिया रहेगा, पेजेस दिए रहेंगे, उन पेजेस को आपको गिन लेना चाहिए सबसे पहले कि आपके पास कितने जो है पेजेस हैं। लगभग 5 या 6 पेज आपके पास होंगे लिखने के लिए। उन 6 पेजों में इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो उत्तर लिखने से पहले आप अपने लिए कितने पेज में उत्तर देंगे उसको डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि तीनों प्रश्नों के जो नंबर हैं वो लगभग समान है। तो ये 1 घंटे का पेपर है सेक्शन ए। इसके उपरांत आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्शन बी, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पी होता है। तो बहुविकल्पी में देखिए दैट इज द वो जो है उसमें आपके पास 1.5 घंटे का समय है, अर्थात 60 + 30 90 मिनट का समय है, और आपके पास 60 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो 60 नंबर का प्रश्न 90 मिनट में करना है। नोट लिखा है कि पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1.5 अंक का होता है। और आपको जो क्वेश्चन बुकलेट दिया गया है, क्वेश्चन बुकलेट में प्रश्न होंगे और आपको एक इसके साथ OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट में आपको गोला करके अपने प्रश्नों का उत्तर देना होता है। सारे इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आपके लिए जो पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हु प्रोपाउंडेड सोशियोमेट्रिक मेथड, या समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया है? और आपके जो विकल्प हैं, आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए क्रो एंड क्रो, बी है गाल्टन, सी है वुडवर्थ एंड डी है मोर्नो। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो समाजमिति विधि या सोशियोमेट्रिक मेथड किसके द्वारा दिया गया है? दैट इज गिवन बाय मोर्नो। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू मेथड, या निम्न में से कौन सा साक्षात्कार विधि का एक प्रकार है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए है स्ट्रक्चर्ड या रचित, बी है अनस्ट्रक्चर्ड या गैर रचित, सी है सेमी स्ट्रक्चर्ड या अर्धरचित एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो जब आपने इंटरव्यू मेथड या साक्षात्कार विधि पढ़ा होगा, उसके टाइप्स पढ़े होंगे, तो उसके टाइप में आपने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड ये सभी पढ़े होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 या प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है डैश इज वन ऑफ द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। योर ऑप्शंस आर ए लॉ ऑफ एटीट्यूड या आवृत्ति का नियम, बी लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम, सी लॉ ऑफ एनालॉजी या समानता का नियम एंड डी है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या सहचारी अंतरण का नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने थॉर्नडाइक्स के लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ा होगा, अधिगम का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें आपने प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज पढ़े होंगे। तो जो प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज में जो सेकेंडरी लॉज पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा लॉ ऑफ एटीट्यूड होगा, लॉ ऑफ एनालॉजी होगा, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होगा। लेकिन जो प्राइमरी लॉज पढ़ा होगा, प्राथमिक नियम पढ़े होंगे, उसमें आपने लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा होगा या प्रभाव का नियम पढ़ा होगा। सो हियर द लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम क्या है? प्राइमरी नियम है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन प्रयास में त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है? एंड योर ऑप्शंस आर ए पावलॉव, बी हैगार्टी, सी रॉस एंड डी थॉर्नडाइक। तो आपने पढ़ा ही होगा ट्रायल एंड एरर नियम किसका है? ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है अधिगम का, वो किसके द्वारा दिया गया? दैट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग है, या सीखने और प्रयास की त्रुटि का सिद्धांत जो है किसका है? थॉर्नडाइक का है। सो हियर द सी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए हल, बी स्किनर, सी पावलॉव एंड डी कोहलर। तो किसने किया है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? दैट इज गिवन बाय पावलॉव। पावलॉव का जो सिद्धांत था कंडीशनिंग का, उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 या क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है
द राइटर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं, एंड योर ऑप्शंस आर ए स्किनर, बी हल, सी पावलोव एंड डी थॉर्नडाइक। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बुक है, पुस्तक है या बुक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्किनर साहब, स्किनर। और जो ये बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो है बी.एफ. स्किनर की फर्स्ट बुक है, या बी.एफ. स्किनर्स फर्स्ट बुक, एंड वाज पब्लिश्ड इन मई 1938, मई 1938 में यह पब्लिश हुई थी। और स्किनर साहब की क्या है? फर्स्ट बुक है या पहली किताब है, फर्स्ट बुक है जो कब पब्लिश हुई है? 1938 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 या प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है हु अमंग द फॉलोइंग डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग। इसमें निम्न में से किसने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? योर ऑप्शंस आर थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर एंड डी कोहलर। तो किसने किया है? आपने पढ़ा ही होगा कुत्ते पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कुत्ते पर प्रयोग पावलोव के द्वारा किया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है स्किनर बॉक्स यूज्ड फॉर, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो है ए फॉर वर्बल लर्निंग या शाब्दिक अधिगम हेतु, बी फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन हेतु, सी फॉर मोटर लर्निंग या चालक अधिगम हेतु, एंड डी फॉर इंसिडेंटल लर्निंग या आकस्मिक अधिगम हेतु। तो डियर स्टूडेंट्स, स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग किया गया था बी.एफ. स्किनर के द्वारा, किसके लिए किया गया था? दैट इज फॉर क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए किया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 या प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं ए पास्ट एक्सपीरियंस या पूर्व अनुभव, बी बिहेवियर या व्यवहार, सी रिस्पॉन्स या अनुक्रिया, एंड डी एनिमल या पशु। तो लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अनुक्रिया, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति है। लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 या प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? एंड योर ऑप्शंस आर ए गेट्स एंड अदर्स या गेट्स व अन्य के द्वारा, बी मॉर्गन एंड गिलीलैंड, सी क्रॉनबैक एंड डी स्किनर। तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय गेट्स एंड अदर, या गेट्स एंड अदर या गेट्स एवं अन्य का कथन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यहाँ पर ए विकल्प आपका जो है वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 या प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है विच of the following is the factor influencing individual differences, निम्न में से कौन व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है? योर ऑप्शंस आर ए हेरिडिटी या वंशानुक्रम, बी एनवायरनमेंट या वातावरण, सी जेंडर या लिंग, एंड डी ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो व्यक्तिक विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करने वाला और प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? हेरिडिटी या वंशानुक्रम है, एनवायरनमेंट या वातावरण है, और जेंडर और लिंग भी है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द दिस या इनमें से सभी। वंशानुक्रम, वातावरण और लिंग, दैट इज हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और जेंडर, ये तीनों जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 या प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेज इज, व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। एंड ऑप्शंस आर ए लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि, बी एग्जाम्पल मेथड या उदाहरण विधि, सी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या अभिक्रमित अनुदेशन, एंड डी डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है या अभिक्रमित अनुदेशन ये क्या है? यह जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित शिक्षण विधि है। तो व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि कौन सा है? अभिक्रमित अनुदेशन है या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। सो हियर द
ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, सी विकल्प जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13 या क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एंड यूर which one is not related with trait theory of personality? And your options are A Freud, B Alport, C Cattell and D Eysenck। तो व्यक्तित्व के जब गुण सिद्धांत ट्रेट थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें आल्पोर्ट का नाम आता है, कैटल का नाम आता है, आइजेंक का नाम आता है, लेकिन फ्रायड का नाम नहीं आता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फ्रायड। फ्रायड का क्या है? फ्रायड का जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी है। सो यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो फ्रायड का सिद्धांत है व्यक्तित्व का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है? फ्रायड नहीं है, सिगमंड फ्रायड नहीं है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 14 या क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है रोसास इंक ब्लॉक टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट जो है किसके मापन हेतु किया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, बी इंटेलिजेंस या बुद्धि, सी इंटरेस्ट या रुचि, एंड डी एप्टीट्यूड या अक्षमता। तो किसके लिए किया जाता है? रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग हम पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए करते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 या प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है Who has classified introvert personality and extrovert personality? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? Your options are A फ्रायड, B योंग, C मन एंड D आल्पोर्ट। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व दैट इज इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया? दैट इज डन बाय यंग। यंग क्लासिफाइड personality into introvert personality and extrovert personality. So here the B option is the right option, Jung या यंग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 या प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि निम्न में से कौन एक संवेग है? Which one of the following is an emotion? Your options are A स्टिमुलस या उद्दीपक, B मेमोरी या स्मृति, C अम्यूजमेंट या आमोद, एंड D अटेंशन या ध्यान। तो डियर स्टूडेंट्स कौन सा इसमें से एक इमोशन है या संवेग है, ये प्रश्न है। तो स्टिमुलस नहीं है, मेमोरी नहीं है, बल्कि क्या है? अम्यूजमेंट है या आमोद जो है एक संवेग है या इमोशन है। मैकडूगल ने, आपने पढ़ा होगा कि मैकडूगल ने जो है कुल 14 इमोशन से संवेग बताए हैं। 14 संवेग मैकडूगल के द्वारा बताए गए हैं। उसमें से जो इमोशन है, जो संवेग है वो कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? उसमें से जो एक इमोशन है वो है एम्यूजमेंट या आमोद। जो 14 संवेग बताया गया है मैकडूगल के द्वारा उसमें से एक जो है एम्यूजमेंट या आमोद है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और इसका जो एम्यूजमेंट या आमोद की जो मूल प्रवृत्ति होती है, जो इंस्टिंक्ट होता है, वो क्या होता है? हास होता है या फिर लॉफ्टर होता है। तो लॉफ्टर या हास जो है इसका क्या है? मूल प्रवृत्ति है या इंस्टिंक्ट है। और इसके लिए जो इमोशन है वो क्या होता है? एम्यूजमेंट होता है या फिर आमोद होता है। तो लॉफ्टर एक इंस्टिंक्ट है, एम्यूजमेंट क्या है? एक इमोशन है, हास क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है, और आमोद क्या है? उसका एक संवेग है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी विकल्प है, वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 या प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन सी है? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए प्रो नहीं बल्कि प्री होना चाहिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी सेंसरी मोटर स्टेज या संवेगात्मक गामक अवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है वो कौन सी है? दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज है या संवेदनात्मक गामक अवस्था है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है इसका जो अवस्था है वो 0 से लेकर के 2 साल होता है। इसके बाद आता है हमारा प्री ऑपरेशनल जो कि 2 साल से लेकर के 7 साल तक होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से लेकर के 12 वर्ष होता है। और उसका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है जो कि 11 से लेकर के
15 साल तक की अवस्था के लिए होता है। सो हियर यहाँ पे जो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो प्रथम अवस्था है वो क्या है, संवेगात्मक कामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है। सेकंड क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। थर्ड है कॉन्क्रीट एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो प्रश्न है फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक अवस्था। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 या प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। पर्सनालिटी मेजरमेंट का या व्यक्तित्व मापन की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ऑब्जर्वेशन, बी रेटिंग स्केल, सी इंटरव्यू एंड डी नन ऑफ द अबव। अवलोकन, निर्धारण मापनी, साक्षात्कार और इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है उसमें से जो रेटिंग स्केल है या निर्धारण मापनी, ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव मेथड है या वस्तुनिष्ठ विधि है। जबकि अवलोकन या ऑब्जर्वेशन जो है, इंटरव्यू जो है या साक्षात्कार और केस हिस्ट्री या जीवन इतिहास जो है, ये तीनों क्या है, आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव मेथड है। तो सब्जेक्टिव में क्या आता है, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या साक्षात्कार, केस हिस्ट्री या जीवन इतिहास आता है। जबकि जो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मेथड है इसमें आपका रेटिंग स्केल आ जाता है, अर्थात निर्धारण मापनी आता है, क्वेश्चनेयर आते हैं अर्थात प्रश्नावली आती है, इन्वेंट्री या परिसूची आती है, परिस्थिति परीक्षण आते हैं जिसमें सिचुएशन टेस्ट होता है, जिसमें सोशियोमेट्री और मनोनाटक या साइकोड्रामा, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड हैं जो है पर्सनालिटी के मेजरमेंट के, व्यक्तित्व के मापन के। तो प्रश्न है निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? तो निर्धारण मापनी जो है वो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19 या प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुतत्व का सिद्धांत, बी टू फैक्टर थ्योरी या द्वितत्व का सिद्धांत, सी थ्योरी ऑफ रिग्रेशन या प्रत्यागमन का सिद्धांत, एंड डी यूनिफैक्टर थ्योरी या एक तत्व का सिद्धांत। तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, ये सभी क्या है, बुद्धि का सिद्धांत है। लेकिन थ्योरी ऑफ रिग्रेशन या प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 20 है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? योर ऑप्शंस आर ए बी ने, बी स्टर्न, सी कैटल एंड डी टर्मन। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? मानसिक आयु का संप्रत्यय बी ने के द्वारा दिया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत क्या किया, इसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने जो शॉर्ट आंसर या जो प्रश्न थे या सेक्शन 1 की जो प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे, वे कौन कौन से प्रश्न थे जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थे, जिसको लिखना था आपको व्याख्यात्मक प्रश्न, तो उसको देख लिया और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम लोगों ने अभ्यास कर लिया। अगले क्लास में हम सभी लोग अन्य जो 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बचे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40, उसका अभ्यास करेंगे। So dear students, thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. Dear students, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो मित्र हैं वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएं, देख पाएं। और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास में अन्य 20 जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस पेपर को, उन प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।